हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डी.आर. सिरामे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिरामे सर स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पर, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मार्ले मिंटो सुधार, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है लॉर्ड मार्ले, और दूसरा चित्र जो दिखाई दे रहा है यह है लॉर्ड मिंटो। तो हम आज ये जानेंगे कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम वास्तव में क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं और ये आखिर आया क्यों, इसको लाने के पीछे क्या कारण था। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 है, तो इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे वो है नरम दल को संतुष्ट करना, नरम दल को गरम दल से पृथक करना और भारत की संवैधानिक प्रगति को रोकना। इस उद्देश्य से इस एक्ट का निर्माण किया गया। सबसे पहले अपन चलते हैं थोड़े से इसके इतिहास की तरफ कि इसको लाने का आखिर कारण क्या है। तो 1892 के अधिनियम के बाद ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों के बीच फूट डालने की कोशिश आरंभ कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ये आप सभी को मालूम होगा, बंगाल का विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया, जिसे एक राजनीतिक कारणों को दर्शाते हुए बंगाल का विभाजन किया गया, ऐसा कहा गया। लेकिन मुख्य रूप से इसके पीछे हिंदू और मुसलमानों को पृथक करना इनका मुख्य उद्देश्य था। 1907 में आप देखेंगे तो 1907 में कांग्रेस की फूट हो गई थी, जिसे सूरत की फूट के नाम से हम जानते हैं। यहीं से गरम दल और नरम दल दो रूपों में, एक उग्रवादी दल और दूसरा उदारवादी दल, ये दो रूपों में, दो गुटों के रूप में हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिखाई देने लगी। फिर बात करते हैं कि इसके थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाते हैं। तो 1892 का जो अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत कुछ ऐसे बिंदु थे जिसमें कि ये देखा गया कि ब्रिटिश शासन जो है भारतीयों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और इसी दौरान 1905 के दौरान ही ब्रिटेन में चुनाव हुए और ब्रिटेन में उदारवादी सरकार चुन करके सामने आई। उदारवादी सरकार ने ही लॉर्ड मार्ले को भारत सचिव के रूप में नियुक्त किया और लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय के रूप में नियुक्त किया। और भारत में बढ़ता हुआ असंतोष, जो बंगाल विभाजन से जो असंतोष उत्पन्न हुआ था, उस असंतोष को रोकने के लिए उदारवादी सरकार ने लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मार्ले दोनों को ये कहा गया कि इस असंतोष को समाप्त करना या भारतीयों के बढ़ते हुए असंतोष को रोकने के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपे। और इस प्रकार उसी आदेशों का पालन करते हुए लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मार्ले ने एक सुधार कमेटी या सुधार अधिनियम का एक निर्माण किया, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि इस 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, इसकी खास विशेषताएं क्या है। इसकी खास विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है भारतीयों को कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त करना। कार्यकारिणी परिषद यानी एक है भारत सचिव की कार्यकारिणी और दूसरा है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी। तो एक भारत सचिव की कार्यकारिणी और दूसरा है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी। भारत सचिव की कार्यकारिणी में पहली बार भारत के 2 भारतीय सदस्यों को रखा गया, जिसमें सबसे पहले थे के.जी. गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये 2 भारतीय सदस्यों को भारत सचिव की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया और इधर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय को स्थान दिया गया और जिसका नाम था एस.पी. सिन्हा।
और इस प्रकार पहली बार भारतीयों को या भारतीय सदस्यों को भारत सचिव की कार्यकारिणी में और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। यहाँ पर आपके पास प्रश्न बनते हैं, 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर बनते हैं कि भारत सचिव की कार्यकारिणी में कितने भारतीयों को शामिल किया गया था, ये प्रश्न भी बनता है। और भारत सचिव की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों को किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया था, ये भी पूछ सकता है। और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में किस अधिनियम के तहत भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया, ये भी पूछ सकता है। या ये पूछ सकता है कि सर्वप्रथम गवर्नर जनरल के द्वारा या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में किस भारतीय को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, ऐसे भी सवाल बन सकते हैं। तो इस प्रकार इन सवालों को, इन प्रश्नों को भी अच्छे से याद रखिएगा। ये सब जो नाम है यहाँ पर KG गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी और SP सिन्हा, इनके नामों की आपको जनरल नॉलेज में आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी विशेषता हम देखते हैं केंद्रीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि। केंद्रीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि, इसको हम 2 रूपों में देखेंगे। एक देखेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम और दूसरा देखेंगे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। दोनों को कवर कर रहा हूं मैं यहाँ पर, दोनों को कवर करते हुए मैं बताऊंगा। अब केंद्रीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि, तो केंद्रीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि 1892 का जो अधिनियम था, तो उस समय में 10 सदस्यों की एक परिषद थी, जिसे 1892 के अधिनियम के द्वारा इसकी सदस्य संख्या जो है वो 16 कर दी गई। इसी 16 को 1909 के अधिनियम में ये जो 16 सदस्य संख्या थी, इसको बढ़ा करके इस 16 को 60 कर दिया गया और इस प्रकार 1909 के अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि कर दी गई और 60 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। दूसरे, इसके अगली विशेषता हम देखते हैं प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि। अब प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि, यहां पर भी हम दो रूपों में हम देखेंगे, 1892 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम, दोनों को कवर करेंगे। तो 1892 के अधिनियम में क्या था कि प्रांतीय विधान परिषद के आकार की क्या था 1892 में, तो 1892 में बंगाल, मद्रास और बंबई, ये 3 प्रांतीय जो विधान परिषदें थी, इनकी जो संख्या थी वो थी 8 से 20 कर दी गई थी, यानी 20 बढ़ाई गई थी इस अधिनियम के अंतर्गत, जो पहले 8 थी। और यूपी की जो प्रांतीय परिषद थी उसकी संख्या थी 15 बढ़ा करके 15 रखी गई थी 1892 के अधिनियम में। अब इस 20 को 1909 के अधिनियम में इस 20 को, ये जो 20 बंबई, बंगाल और मद्रास की जो 1892 के अधिनियम में जो 20 संख्या थी, सदस्य संख्या, उसको बढ़ा करके इसको 50 कर दिया गया 1909 के अधिनियम में। अब ये 50 हो गई प्रांतीय विधान परिषद की संख्या, किसकी? बंगाल, मद्रास और बंबई की। यूपी की जो संख्या 15 कर दी गई थी, तो ये 1909 के अधिनियम में इस 15 जो सदस्य संख्या थी, उस सदस्य संख्या को बढ़ा करके 50 कर दी गई। कब? 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के माध्यम से। और इस प्रकार प्रांतीय विधान परिषद के आकार में भी वृद्धि कर दी गई। यहां से भी आपको प्रश्न बनेंगे, यहां भी प्रश्न बनेंगे। प्रश्न कैसे बनेंगे कि 1892 में प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, ये भी पूछा जा सकता है। या ये पूछा जा सकता है कि बंगाल की 1892 के अधिनियम के अंतर्गत बंगाल की प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी की गई। 1909 के संदर्भ में भी पूछ सकता है कि 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में कितने की वृद्धि कर दी गई थी। या ये पूछा जा सकता है कि प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि करते हुए सदस्य संख्या 50 किस अधिनियम के तहत की गई। ऐसे भी प्रश्न बन सकते। इन प्रश्नों को आप उल्टा सीधा जैसा भी हो इसको तैयार करने की कोशिश करें, प्रश्न को क्वेश्चन बनाने की तैयार करें, अर्थात आपको ये आंकड़े आपको पता होने चाहिए। फिर देखते हैं अगली विशेषता।
अगली विशेषता विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि। अब 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, इससे विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई। अब वो कौन कौन से कार्य हैं जिसमें वृद्धि कर दी गई? तो इसमें सबसे पहली बात है कि 1892 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम में बजट में वाद विवाद पर भाग लेने में अनुमति तो थी, उस पर प्रश्न पूछने की भी अनुमति थी, जो सार्वजनिक विषय थे उन पर प्रश्न पूछने की भी अनुमति थी, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। कब? 1892 के अधिनियम में पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। ये पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिली है कब? 1909 के अधिनियम में। दूसरा एक बात है कि यहाँ पर बजट सत्र में भाग लेने का तो अधिकार था, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था। मत देने का जो अधिकार है, वो मत देने का अधिकार इस अधिनियम में नहीं दिया गया था। 1909 के अधिनियम में मत देने का भी अधिकार दिया गया, मत देने का अधिकार भी दे दिया गया बजट सत्र के दौरान। तो ये इसके खास कार्य थे जिनमें वृद्धि कर दी गई, कुछ कार्यों में, कुछ अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। अगली विशेषता देखते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था। ये एक ऐसी विशेषता है जो 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम है, इसी से जाना जाता है ज़्यादातर। और हर परीक्षाओं में, अधिकांश परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू की गई, ये प्रश्न अक्सर आता है। तो ये है 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के अंतर्गत। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहली बात ये आती है कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार का एक ही उद्देश्य ये था कि किसी प्रकार भारत की संवैधानिक प्रगति को रोका जाए, भारत में हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दिया जाए। हिंदू और मुसलमान अगर अलग हो जाएंगे तो हम और लंबे समय तक भारत पर शासन कर सकते हैं। इसी कारण उन्होंने मुस्लिमों को अपनी ओर खींचा और मुस्लिमों को अपने पक्ष में करते हुए, अपने विश्वास में लेने के लिए उन्होंने मुस्लिमों के लिए अनेक योजनाएं या उनके लिए कुछ अच्छे कार्य करना चाहा। और उसमें सबसे पहली बात जो हुई थी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके पीछे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ था। फिर इन्होंने हिंदू और मुसलमानों की बीच की जो खाई है उसको और गहरा करने के लिए, उस खाई को और चौड़ा करने के लिए इन्होंने एक अधिनियम ला दिया और वो अधिनियम है सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था। अब ये सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था वास्तव में है क्या? अब इसके अंतर्गत ये प्रावधान था कि जो भी मुस्लिम उम्मीदवार जो चुना जाएगा या मुस्लिम सदस्य जो भी चुना जाएगा, उसको केवल मुस्लिम समुदाय ही चुन सकता है। ये इसकी खास बात थी। इसकी एक खास बात यही थी कि मुस्लिम उम्मीदवार या मुस्लिम प्रतिनिधि जो भी चुना जाएगा परिषद के लिए, परिषद की सदस्यता के लिए, वो मुस्लिमों के द्वारा ही चुना जाएगा। ऐसा प्रावधान कर दिया गया इस एक्ट के अंतर्गत। और ऐसा प्रावधान जो किया तो इसी से हिंदू और मुस्लिमों के बीच की जो खाई है और गहरी हो गई। दोनों के बीच, विचारधाराओं के बीच मतभेद और भी बढ़ गए। और इस प्रकार भारत की जो शक्ति है, हिंदू और मुसलमान जो एक होकर के पूरे भारत के लिए लड़ सकते थे, उनकी शक्ति को इस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग करके तोड़ दिया और भी लंबे समय तक अपना शासन चलाने के लिए। तो ये था सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था 1909 में जो लागू लाई गई। फिर अगली विशेषता है भेदभावपूर्ण मताधिकार। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है उसमें भेदभावपूर्ण मताधिकार देखा गया। मतलब इसमें मत देने का अधिकार जो है वो उन्हीं को दिया गया जो संपत्ति के मालिक थे या जिन्हें उपाधियां मिली हुई थी। तो उसकी जो आधार है, मत देने का जो अधिकार है, उसका आधार बनाया गया। उसका जो आधार बनाया गया वो बनाया गया किसको? संपत्ति और उपाधियों को। जिनके पास उपाधियां होती थी या जिनके पास ज़्यादा संपत्ति होती थी, उन लोगों को मत देने का अधिकार दे दिया गया। तो जो भेदभावपूर्ण देखा गया, तो ये भेदभावपूर्ण मताधिकार एक विशेषता हो गई 1909 के अधिनियम की। अगली विशेषता है मुसलमानों को विशेष रियायतें। जैसा कि मैंने बताया
कि हिंदू और मुसलमानों को तोड़ने के लिए, उनकी एकता को तोड़ने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुसलमानों को अपनी तरफ या अपने विश्वास में लेने के लिए उनको विशेष रियायतें देना चालू कर दिया। अब विशेष रियासतों में क्या था, चूंकि जैसे यूपी में जितनी जनसंख्या थी यूपी की कुल 1909 के आसपास, तो 1909 के समय में जितनी जनसंख्या यूपी की थी उस यूपी की कुल जनसंख्या का 1/6वां भाग जो है वो मुस्लिमों का था, या मुस्लिम आबादी रहती थी 1/6वां भाग। दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पर 1/6वां भाग मुस्लिमों का निवास करता था यूपी में, और यूपी की जो प्रांतीय परिषद है उसमें कुल सदस्य संख्या जो थी वो थी 26। भारतीयों के लिए जो कुल अस्थायी सदस्य संख्या जो थी वो थी कितनी, 26। इस 26 सदस्य संख्या में 8 सीट जो है या 8 सदस्य संख्या जो 8 पद जो हैं वो मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दिया गया। यानी यहाँ पर 8 सदस्य जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के ही बनते थे, और इन 8 सदस्यों का जो मुस्लिम सदस्य जो 8 रखे जाते थे इनका चुनाव भी मुसलमानों के द्वारा ही किया जाता था, और इनको डायरेक्ट परिषद में आने का अधिकार दे दिया गया था। तुरंत इनको डायरेक्ट परिषद में आने का अधिकार दे दिया गया था। तो ऐसी इनको कुछ विशेष रियायतें दी गई जिसके कारण भारत के हिंदुओं में भी रोष पैदा हुआ और हिंदुओं को अपने चले जाने का आभास हुआ, और ये जो व्यवस्था थी ये हिंदुओं के साथ नहीं थी। इसलिए हिंदू और मुसलमानों के बीच, दोनों के बीच में फिर से खाई इनकी और बढ़ती चली गई हिंदू और मुसलमानों के बीच। और इस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट कूटनीतिक चाल चलकर और लंबे समय तक भारत पर राज करना चाहा। तो ये है पूरा का पूरा जो है आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। अब इनमें आप बहुत सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं, बस आपको ये पूरा डेटा जो है आपको याद होना चाहिए। ये डेटा आप यदि याद रखते हैं तो परीक्षा में आपको कितना भी घुमा फिरा करके यदि सवाल करेगा तो वो सवाल आपको बिल्कुल आपसे वो हल हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर दें। जो भी नए वीडियो देख रहे हैं, नए जो विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं वे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो धन्यवाद, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद,